सम्मान की बात है कि एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया मेरे सामने हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ अपनी किताब के बारे में उनसे बात कर पा रहा हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं एक टेलीविजन का पत्रकार हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ और प्रोग्राम बनाता हूँ। एक बार प्रोग्राम के सिलसिले में मैं 1962 की लड़ाई पर एक प्रोग्राम बना रहा था, तो उसके लिए इंटरनेट पे मैंने खोजना शुरू किया, कहां पर हमारी सेना तैनात थी, कैसे चीन ने आक्रमण किया, कैसे गोले बरसाए। एक सामान्य हिंदी में मुझे जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचानी थी। मेरे बाप यकीन नहीं करेंगे, ये बात तकरीबन 10 साल पुरानी है। इंटरनेट पे हिंदी में कहीं भी बहुत प्रामाणिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और उसी दिन मुझे मोटिवेशन मिला, जो नहीं है वो मैं करूं। बहुत बढ़िया। मैंने एक नौकरी के साथ साथ किताब लिखना शुरू किया। पहले रिजांगला की लड़ाई के बारे में लिखा, उसके बाद 1947 के ऑपरेशन लिखे और धीरे धीरे वो पूरी किताब एक ऐसी किताब बन गई कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ इस बात को करते हुए आपसे, आज से 1.5 साल पहले मेरे पास एक फोन आया। मैं गाड़ी चला रहा था, दिल्ली का नंबर था, लुटेंस का। मिस्टर कांडपाल, आप वही हैं जिन्होंने पराक्रम लिखी है? मैंने कहा हाँ। नहीं अभी। बोला जनरल रावत आपसे मिलना चाहते हैं। जनरल रावत उस वक्त सीरियस हो चुके थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया और कमरे के अंदर आते ही जनरल रावत ने मुझसे एक बात कही, कांडपाल तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मैंने कहा क्यों सर? क्योंकि तुमने हिंदी में किताब लिखी है। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि जिस किताब को मेरे कुछ लाख अफसर पढ़ सकते थे, अब मेरे 20 लाख जवान पढ़ेंगे। फौज का एक सिपाही पढ़ेगा। और मेरे को उसमें लगा कि मेरी 10 सालों की तपस्या सफल हो गई है। मैं 8 से 10 घंटा नौकरी करता था। अनुरंजन झा जी मेरे बॉस थे, बाकी की डिटेल को आपको बताएंगे अगले सत्र में वो हमारे साथ होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक ठाक दबाव से होके आते थे। फिर उसकी चुनौती थी गरिमा कि कहीं रिसर्च नहीं मिलती थी, कहीं पर प्रॉपर रिसर्च नहीं मिलती थी। इन सबको करने के बाद जब मैंने लिखा तो मैंने ये पाया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही भी पहले सेशन में, कि जिसने हिंदी को पकड़ लिया। मैंने अपने देश के सैनिकों के सम्मान में हिंदी में कुछ लिखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बच्चे को ऊंचा संसार दिखाने के लिए माँ बाप कंधे पे बिठा लेते हैं, वैसे ही हिंदी ने मुझे कंधे पे बिठा लिया और मैं ऊंचा हो गया। और अभी जब दिनेश ये बात कह रहे हैं तो वो माइक जिन हाथों में थाम कर बैठे हैं वो हाथ कपकपा रहे हैं, यानी कि वो संवेदनाएं और वो जो शब्द हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं भीतरी तल से हृदय के उद्गार हैं जो निकल रहे हैं। और उन्होंने जो जीवन जिया, जो इनका सानिध्य रहा पराक्रम लिखते वक्त, उन तमाम भावनाओं से वो भी समझ में आ रही है आपके। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार। और हमारे साथ अभिषेक मेहरोत्रा भी हैं, जिनके प्रयास से हम सब यहाँ आज मौजूद हैं और हम सब भी हिंदी के इस सफर में, इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। अभिषेक जी, जब हिंदी की बात करते हैं तो आपने भी, क्योंकि बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे रहे, बहुत सारी जगह ऐसी रही जहां आपने हिंदी में रिपोर्ट्स को, कंटेंट को दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। अभी इससे पहले सेशन में चर्चा इस बात की हो रही थी कि हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है और मेरा कांटा वहीं पर अटकता है कि क्या सिर्फ बाजार, सिर्फ क्या हम इसलिए हिंदी का सानिध्य इसलिए चाहते हैं कि हिंदी हमें बाजार देती है, हिंदी हमें उत्थान देती है। अगर हिंदी माँ अगर हमें कुछ नहीं दे सकती तो क्या हम उसका सानिध्य छोड़ देंगे? तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके चलते हम हिंदी को पकड़ना चाहते हैं? या अगर हिंदी का विचार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या आप इसको मानते हैं कि हिंदी आज बाजार की भी भाषा है? क्योंकि हिंदी जिस देश की भाषा है वहां 150 करोड़ लोगों का बाजार है। देखिए, राजेश ने अपनी बात शुरू की थी तो दुष्यंत कुमार जी से की थी, तो मैं भी दुष्यंत कुमार जी के एक शेर से ही बात करता हूं। इस शहर में हो कोई बारात, इस शहर में हो कोई बारात या वारदात, अब खुलती नहीं है खिड़कियां। इस देश में हो कोई बारात या वारदात, अब खुलती नहीं है खिड़कियां। लेकिन गरिमा जी, आज के कार्यक्रम के बाद मेरे शहर में हिंदी के लिए खिड़कियां ही नहीं, द्वार खुलेंगे। ये कार्यक्रम की भव्यता और सफलता का पैमाना होगा।
बहुत बढ़िया। आप करिए हिंदी की ताकत की बात। तो देखिए हिंदी की ताकत क्या होती है, जब हम किसी मंच पे आते हैं तो तैयारी करके आते हैं, लिख लेते हैं, कुछ चीजें याद कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपका सत्र दूसरा हो, मुनीश्वर जी बैठे हो, डाबर साहब बैठे हो, दीपक भाई थे, राजेश जी थे, तो सब आपके पॉइंट चुरा दिए जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं। फिर हिंदी की ताकत आपको कुछ सोचने को देती है, तो सब पॉइंट चुरा दिए, तो नए 4 पॉइंट बनाए फटाफट कि भैया अंग्रेजी में होता तो फंस जाता है, हिंदी बता दो, 4 पॉइंट मिल गए। दिनेश जी ने बताया, अनुरंजन जी बहुत बैठे हैं, मेरे भी शेरिश जी बैठे हैं, लेकिन गर्व के साथ कहूंगा दबाव कभी नहीं बनाया इन्होंने, ये इनकी खासियत है। नहीं, वो तो लंच सेशन में समझ में आ गया था, तो दबाव मुक्त रहे होंगे आप। अब बात करते हैं कि हिंदी के बाजार की। तो जैसे दीपक भाई ने बताया, मैं इसका जीगा जागता उदाहरण हूँ। मैंने देश के 3 बड़े मीडिया संस्थानों में सर काम किया, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उन तीनों मीडिया संस्थानों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों की वेबसाइट है। और मैं ये बात कह रहा हूं और बहुत ही सावधानीपूर्ण तरीके में कह रहा हूं कि उन तीनों बड़े संस्थानों में मेरी सैलरी किसी भी अंग्रेजी के संपादक से कम नहीं थी। तो ये हिंदी की ताकत है कि हिंदी बाजार देता है, हिंदी आपको पैसा देता है। वो दौर अब नहीं है कि हिंदी पैसा नहीं देता। हिंदी की जो समस्या है वो मूल तौर पर मुझे लगता है वो हिंदी की पढ़ाई की है। कई बार हम देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम अखबार में काम करते हैं तो पिछले 1 दशक से जो समस्या है वो आई कि हिंदी के लेखन में लोगों को जानकारी नहीं होती। जैसे बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, चंदन बैठे हैं, चंदन मेरे न्यूज एडिटर है, ये तमाम कॉपी एडिट करते हैं, और तमाम बार यही सवाल होता है, सर दही होता है कि दही होती है? रिपोर्ट किया कि रिपोर्ट की? चम्मच हुई कि चम्मच होता है? तो यहीं पे फंस के रह जाते हैं। पहले आई अंडा। हाँ, तो वो हुई हुआ इसमें ही फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी की जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे आप सबके घर में शादी के कार्ड आते हैं, तो आज से आप नोट कीजिएगा 99% शादी के कार्ड में आशीर्वाद गलत देखा। जब घर वालों ने प्रूफ भेजा तो मैंने सिर्फ आशीर्वाद ही पढ़ा तो मुझे पता था यही गलत होता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रिंटर्स है उनको हिंदी सीखनी है, जो हिंदी में काम कर रहे हैं उनको हिंदी सीखनी है, तब हिंदी ताकत में होगी। बहुत ठीक बात कह रहे हैं। पहले जब हम बताइए और बताया कि यात्रा और दौरे में क्या फर्क होता है। सोशन हुआ करती थी तो सोनिया गांधी यात्रा पर गई और सोनिया गांधी दौरे पर गई, तो पता कीजिए कि माइन्यूट डिफरेंस दोनों में क्या होता है। तो यस, ये तमाम चीजें सीखे जाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे साथ इसी पैनल में हिस्सेदारी कर रहे हैं श्री किशोर खन्ना जी। किशोर जी सर, इसी क्योंकि अब यज्ञ की शुरुआत हो रही है और आहुति सबकी अपनी अपनी है, तो आप बताएं सर, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ हिंदी को लेकर जिस परिदृश्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न, अभिषेक जी ने हालांकि कुछ उत्तर उसका दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न अनुत्तरित रह गया, और वो यही कि सानिध्य हिंदी का हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्या क्योंकि हिंदी हम सबों को एक फलक दे रही है। जी हाँ, हिंदी मेरे विचार में सन 2050 में सबसे शक्तिशाली भाषा हो जाएगी, क्योंकि हिंदी अब बाजार और अर्थव्यवस्था की भाषा भी बन रही है। हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी हिंदी में होने लगे हैं। हमारे देश में जो परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी बंद नहीं है, उनको आगे प्रोत्साहित करना हम सबका फर्ज बनता है और उसके लिए हम सबको प्रयासरत होना है। हमारे देश में अंग्रेजी और मैंड्रिन और स्पेनिश के बाद हिंदी संसार की 4थी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, राजेश जी ने, कि पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति हिंदी बोलते हैं या समझते हैं। तो हिंदी के लिए हम लोगों ने, आधुनिक साहित्य के पिता मैं कहने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि निज भाषा यानी मातृभाषा ही उन्नति का मूल आधार है। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी मातृभाषा में ही अपने काम को आगे बढ़ाना है, अपनी मातृभाषा को उत्तरोत्तर उन्नत करने के लिए कार्य करना है। जिन वैज्ञानिक शब्दों का हिंदी में अनुवाद नहीं है उनका भी अनुवाद ढूंढना है या बाहर से उनको अपनी भाषा में समाहित करना है। परंतु ये जरूरी है कि हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, जब भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जी, बहुत आभार आपका। श्री यतीन्द्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। यतीन्द्र जी, आप भी बहुत लंबे समय से मीडिया में कार्यरत हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं।
बहुत सारी चीजें, जैसे हम अभी दिनेश ने यही बात कही कि जब हम डिफेंस का कुछ भी रिसर्च करते हैं या बहुत सारे ऐसे विषय हैं जब हम उनका रिसर्च मटेरियल गूगल पर या किसी और साइट्स पर जाकर खोजने की कोशिश करते हैं तो हिंदी में वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपकी चुनौतियों से दो चार होते हैं, और जैसे उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि जो उपलब्ध नहीं है मैं उसकी उपलब्धता पर काम करूंगा, ऐसा कोई विचार मन में आता है कभी पत्रकार होने के नाते, अग्रणी पत्रकार होने के नाते? अग्रणी पत्रकार तो सामने बैठे हैं, उन लोगों ने काफी कुछ काम भी किया है। ये विचार किस तरह से हिंदी को आगे ले जाता है, क्या आगे ले जाना चाहिए? मैं तो फील्ड में देखता हूँ, फील्ड में काफी रिपोर्टिंग की है। मेरे बॉस दीपक चौरसिया जी और अनुरंजन झा जी दोनों के सानिध्य में मैंने काम किया है। तो भारत में किस तरह से हिंदी का बोलबाला है और किस तरह वो सर चढ़कर बोलता है, ये मैंने जब दीपक जी फील्ड में उतरते हैं वो देखा है। मैं किसी संपादक का नाम नहीं लूंगा, अंग्रेजी के संपादक भी जब फील्ड में उतरते हैं और दीपक जी जब फील्ड में उतरते हैं तो किस तरह सेल्फी की लाइन लगी रहती है। ये हिंदी का बोलबाला बोलता है, क्योंकि पहचान अंग्रेजियत की नहीं है, वो हिंदी की है। लेकिन हिंदी मात कहाँ खाती है? यही प्रश्न। मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया गया, मेरे लिए गौरव की बात थी कि मैं जहाँ से पढ़ा और बड़ा और लिखा पढ़ा हूँ, वो आगरा कॉलेज से मैं हूँ, तो मुझे बड़ा गौरव अनुभव हुआ। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जैसे पत्रकार, क्योंकि मैं तो कहीं मुझे लगता नहीं कि 99.99% मुझे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। तो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे का यही भेद है। मैं पर्दे के आगे भी रहता हूँ, पर्दे के पीछे भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं है, ईमानदारी की बात है। लेकिन बड़े भाई अभिषेक जी ने मुझे बुलाया तो ये भी ना करने का कोई बहाना नहीं था। मैंने विषय पूछा कि किस विषय पर बोलना है, तो विषय भी अंग्रेजी में आया कि हिंदी पर बोलना है। हिंदी की जो ताकत है, जैसे ब्रज भाषा में बोलते ना अंग्रेजी के लहजे में, पावर ऑफ हिंदी मीडिया इन करेंट टाइम। तो ब्रज का हूं तो वैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन बड़ी हैरानी हुई। बोल ही दीजिए आप। अच्छा लगेगा। कुछ नहीं है, मैं तो बोलता भी, मेरे दोस्त यहाँ बैठे भी हैं कई सारे, मैं उनसे जब भी आता हूँ, चलो भाई क्या कर रहा है, और ये सब चलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हिंदी को मजबूत करने का माध्यम है, लेकिन ये हैरानी भी होती है कि आपको हिंदी के विषय पर बोलना और विषय अंग्रेजी में आपको बताया जाता है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, कोई मजाक का विषय नहीं है, ये सच में एक गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है। और ये हिंदी की उदारता है, हिंदी की महानता है, हिंदी की विराटता है कि वो हिंदी बोलने वाले ही उसका अपना मजाक बनाते हैं। लेकिन ये विशालता, उसकी उदारवादिता जो मैं कह रहा हूँ, विशाल हृदय भी है कि इनक्रेडिबल इंडिया जो इस संस्था जो करा रही है, नाम हिंदी अंग्रेजी में है, लेकिन वो कार्यक्रम हिंदी की महानता के लिए करा रहे हैं, तो ये उनके दिल का बड़प्पन भी है। तो बात जो आपका सवाल है, मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा, नहीं मिलेगा तो, क्योंकि लोग बोर भी काफी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, झेल भी रहे हैं वो हमको। जो साहब झेल रहे हो, मजबूरी में रुके होंगे कि पवार साहब का थोड़ा प्रेशर भी होगा, या अभिषेक भैया का होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे थ्रू या दूसरों के थ्रू आए होंगे। कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो झेलना नहीं चाहिए। तो झेलोगे तो बैठना तो है, तो झेलते रहो, वो हम बोलते रहेंगे कुछ भी। सत्यम बुर्याद प्रियम बुर्याद प्रमोद जी। नहीं, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। सत्यम अप्रियम, यस जी। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। पर चलिए ठीक है, कोई नहीं, यतीन्द्र आपके साहस को प्रणाम। हिंदी संस्कार की भाषा है और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। हम हिंदी के लिए क्यों चिंतित हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं मैं। हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, मैं वो भी नहीं सोच पा रहा हूं। आज पुरुषोत्तम दास टंडन जी को अगर हमें याद ही करना था, तो हम उन तमाम बातों के लिए याद किया सकते थे जिसके लिए उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्कूल से निकाला गया था, जब उनको बार बार जेल में डाला गया था। उन्होंने जो तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, वो वहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और उनको उससे बर्खास्त किया गया था। फिर उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने उससे खुद इस्तीफा दे दिया कि लो अब मैं मुंह पर मारता हूँ इस्तीफा तुम्हारा। आचार्य कृपलानी जो हम लोगों के बहुत बड़े लीडर थे, हमारे जेपी मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, उनको हरा करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस पार्टी के।
कुछ ऐसी बातें हम बताते जिससे थोड़ा जोश आता। हिंदी हम इतने दयनीय हैं क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने 2 PhD की है, दोनों हिंदी में की है। इंटर साइंस में किया, हिंदी में पढ़ा था। MA किया है, MA किया है, मास कम्युनिकेशन किया है, लॉ किया है, सब हिंदी में ही पढ़ा है और हिंदी बोलता हूँ। मैं पूरब का रहने वाला हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, आजमगढ़ में पैदा हुआ था। छोटी उम्र में बच्चा होके मेरे फादर यहाँ टीचर होके आ गए। मैं भोजपुरी आज भी बोलता हूँ और मैं ही नहीं बोलता हूँ, मेरे एक रिश्तेदार है मित्रों, रंजन जी, जो पिछले 3 पीढ़ी से सिंगापुर में रहते हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी है। वो वहां के आर्य समाज के अध्यक्ष थे, वहां के उत्तर भारतीय समाज के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री ने उनको DAV स्कूल्स का वहां का डायरेक्टर बना दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि तीसरी पीढ़ी उनकी घर में हिंदी बोलती है और भोजपुरी बोलती है। उनकी बेटी ने, मैं ताकत बताता हूँ हिंदी की और अपनी ताकत, अगर हम ईमानदार है तो उनकी बेटी ने एक चाइनीज लड़के से शादी कर ली है। वो चाइनीज उस बेटी के साथ आगरा घूमने आया। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब हमें मालूम पड़ा कि हमारे साड़ू भाई का वो आवाज आ रहा है तो हम इस चक्कर में पड़े कि कहां से थाई फूड और कहां से चाइनीज फूड और क्या क्या खिलाए और क्या कैसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक, अंग्रेजी से थोड़ा टूटी फूटी काम चल जाएगी। जब बाहर घंटी बजी घर की, बाहर निकल कर गए तो उस चाइनीज के दोनों बच्चों ने मेरा और मेरी स्वर्गीय पत्नी के पैर छुए। उस चाइनीज ने मेरे पैर छुए और उसने कहा प्रणाम सर। चाइनीज। मैंने जब उससे पूछा, जब खाने का टाइम हुआ, हमने कहा कि थाई चाइनीज में आपकी क्या चॉइस है, क्या आपके लिए खाना मंगा दें, तो उसने कहा नहीं नहीं, वो जो पानी डाल के खाते हैं वो, और जो पोटैटो का बनता है वो, और इसमें कर्ड डाल देते हैं, वो खाना है हमको यहाँ पर। फिर मैंने देवी राम के यहाँ से गोलगप्पे, भल्ले और ये सारी चीजें मंगा के खिलाया, उसने बड़े स्वाद से खाया। तो भारत ने चीन को जीत लिया था, चीन को जीत लिया था, हिंदी ने चीन उसकी उनकी भाषा को जीत लिया था। मैं अमेरिका में था हिलरी क्लिंटन के चुनाव में, 3 महीने उस चुनाव में मैं काम कर रहा था और मैं वहां इसलिए काम कर रहा था कि हिंदुस्तानियों की संख्या अमेरिका में बहुत है। मुझे ओहायो में रेस किया गया। ओहायो हिंदुस्तानियों की बड़ी आबादी रहती है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जाने का मौका काफी जगह लगा और उन 2 विश्वविद्यालयों में भी जाने का मौका लगा जिसमें मेरी PhD के लिए एडमिशन हुआ था विद स्कॉलरशिप। लेकिन मेरे लीडर जिनके नाते मैंने खद्दर पहन की जिंदगी बर्बाद की, राजनारायण की, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, उन्होंने एकदम समुचित आदेश किया था कि मेरा आदेश है तुम विदेश नहीं जाओगे, वहीं होके रह जाओगे, तुमको कुछ और काम करना है, और मैं नहीं जा पाया था। तो जब वहां जाना हुआ, मैंने दोनों विश्वविद्यालयों को मेल किया कि मैं ऐसे ऐसे अमेरिका आ रहा हूं, अपने डिपार्टमेंट में आना चाहता हूं। वहां गया, जिस विश्वविद्यालय में, अबर्ड विश्वविद्यालय में, जिसमें पहले केवल एक साउथ इंडियन प्रोफेसर हुआ करते थे, जब मेरा एडमिशन हुआ था और जब मैं अब गया था, 130 हिंदुस्तानी वहां पर झंडा गाड़ के बैठे हुए, 130 हिंदुस्तानी। वो सबने मुझको लंच दिया और फिर जितने हिंदुस्तानियों से मैं मिलने गया, उसी समय दिवाली भी पड़ गई थी। ओहायो में बहुत बड़ा मंदिर है, प्रोफेसर पांडे देवरिया के रहने वाले हैं और गणित के प्रोफेसर हैं कोलंबस विश्वविद्यालय में। वो प्रोफेसर है लेकिन उस मंदिर के वो पुजारी हैं। उनको कहीं से पता लगा मैं आया हुआ, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। वहां सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सब अपने साउथ इंडिया के, सब लोग अपने तरीके से पूजा कर रहे थे। लेकिन मैं जितने हिंदुस्तानियों से मिला, कोई ऐसा नहीं था जो हिंदी न बोल रहा हो, जो बल्कि लोगों ने मातृभाषा को भी संरक्षित कर रखा है। मैं चूंकि बताया छोटा यहाँ आ गया था, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पर पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे अपने बच्चे ब्रज भाषा भी बोलते हैं और भोजपुरी भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम घर में उसको बोलते हैं। इसलिए किसी और को गुनाहगार मत ठहराइए, किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। बिल्कुल। हिंदी एक और क्लियरेंस कर दूं, बड़ा नाम जल्दी प्रचलित हो जाता है। उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोलने वाले पहले आदमी का नाम था गौरी शंकर राय। उनका नाम बड़ा नहीं था, लेकिन पहले हिंदी बोलने वाले वो सांसद थे जिनको चंद्रशेखर अपना गुरु कहते थे। हिंदी को लेकर हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 91-92 में मुझे दक्षिण भारत जाने का मौका मिला एक राजनीतिक टूर पर, और वो टूर शुरू हुआ मद्रास से और त्रिवेंद्रम तक गया था। एक जगह से ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी, बाकी बाई रोड करना पड़ा था। उसमें ऐसा भी एक प्रोग्राम था जिसमें हम सुबह निकले थे होटल से और दूसरे दिन सुबह पूरी रात चल करके फिर हम मदुरई पहुंचे थे।
और रास्ते के सारे गांवों में जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम, तो पूरी रात। और एक भी मैं जिस नेता के साथ गया था उनको अंग्रेजी नहीं आती, मैं नाम नहीं दूंगा यहाँ, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं था जहां उन्होंने हिंदी में भाषण न दिया हो और जहां उनके भाषण को ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति न मिला हो। एक और जिक्र कर दूं, कहां आप बात कर रहे हैं 2014 की, मेरे पिता ने मुझे एक आंदोलन में भेजा था 6वीं क्लास में। उस आंदोलन का नाम था अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन चलाया था वो। मेरे पिता के आदेश पर उस छोटी उम्र का बच्चा आंदोलन में अपने आप नहीं जाता। मेरे पिता ने कहा था कि तुमको इसमें जाना चाहिए, और आगरा कॉलेज के सामने 2 ठीक सी लाठी खा के आया था मैं, जिस पर मेरी माँ ने बाद में हल्दी लगाई थी। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन 1967 में शुरू हुआ था। स्वदेशी भाषाओं का कार्यक्रम तब शुरू हुआ था, और रक्षा मंत्री आपके रहे मुलायम सिंह यादव जी। उनके समय में रक्षा मंत्रालय में हिंदी में काम सारा होता था कि नहीं होता था? अंग्रेजी के काम तो बंद हो गए थे। मैं उन्हीं के कमरे में मिला था APJ कलाम साहब से, तब वो सलाहकार थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके टाइम एक आदेश जारी किया था कि दूसरे प्रदेशों की सरकार की जो चिट्ठियां अंग्रेजी में आएंगी उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपनी भाषा में चिट्ठी दीजिए, हम आपकी भाषा में आपको जवाब देंगे। और स्वदेशी भाषाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये एक सतत प्रक्रिया, ये एक सतत प्रक्रिया है, ठेकेदारी नहीं है। ये भारत है, ये सबका है। इसकी अच्छाइयां हैं तो हम सबने की है, और बुराइयां हैं तो हम सबने की है। अगर कुछ बुरा है तो उसके हम सब जिम्मेदार है, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सब जिम्मेदार है, और वो एक सतत प्रक्रिया है। दूसरी बात, हिंदी के लिए चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हिंदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम पंडूब बन करके हिंदी को समृद्ध करना चाहेंगे तो हिंदी समृद्ध नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही बादल साहब ने कि एक बड़ी नदी है जिसमें तमाम भाषाओं की छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, हिंदी उससे समृद्ध होती है। किसी अमेरिकन से पूछ लीजिए देसी घी को क्या कहता है, वो घी ही कहता है, घी। ऐसे बहुत सारी भाषाएं, तमाम भाषाएं आपकी भाषा को स्वीकार कर रही हैं, और दूसरी भाषाओं को हम स्वीकार करके समृद्ध कर रहे हैं। मैं कल एक सवाल उठा रहा था, विदेश में कुछ पुरस्कार मिलते हैं जो अंग्रेजी भाषा वालों को मिलते हैं, आपके देश वालों को उनको मिले हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा या उनका अंग्रेजी में अनुदित हुआ उनका। मैंने कल एक सवाल उठाया कि भारत में भी ज्ञान विद्यापीठ पुरस्कार से लेकर तमाम बड़े पुरस्कार मिलते हैं, आखिर हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कि हम उस पुरस्कार को उन जर्मन, चाइनीज, रशियन और फ्रेंच, इंग्लिश उन राइटर्स को देंगे जिनकी किताबें हिंदी में अनुदित होगी, और उनको हम वो बड़ा पुरस्कार देंगे। उसका सम्मान हमने क्यों नहीं बढ़ाया? ये सम्मान न बढ़ाने वाले, असम्मान करने वाले हम लोग खुद हैं। लेकिन हिंदी न कमजोर थी, न कमजोर है, न इसको किसी के सहारे की जरूरत थी, न किसी के सहारे की जरूरत है। हम सब लोग आज भी हिंदी में किताबें लिख रहे हैं, मेरी 3 किताबें और छपने वाली हैं। और दूसरी बात, एक गलतफहमी हमको भी निकाल देनी चाहिए। अंग्रेजों की निकल गई, चाइनीज की निकल जाएगी, या विश्व पर राज करने वाली। अंग्रेजों की गलतफहमी निकल गई, चाइनीज की निकल जाएगी थोड़े दिन में, और हमको भी यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोई विश्व पर राज करने लायक कोई न पैदा हुआ है, न कोई विश्व पर राज करने वाला पैदा होगा। ये गलतफहमी है। भारत को अच्छा बना लीजिए, वही सबसे अच्छा है। विश्व पर राज करने की मत सोचिए। जिस दिन कोई एक नया आविष्कार कर लीजिएगा, जिस दिन कोई एक कैंसर की दवाई ढूंढ लीजिएगा कि भारत में ढूंढी गई और दुनिया की जान बच रही है, तब आप कहिएगा स्वयं ही लोग विश्व गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जय हो। हिंदी दिवस मनाना बंद करिए। हिंदी की जय। श्री वाई.के. गुप्ता जी, बहुत बहुत बढ़िया विचार आपकी तरफ से आए। श्री वाई.के. गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आपका इस पर क्या नजरिया, और क्या आपको लगता है, जैसे अभी कहा सीपी राय साहब ने कि हिंदी की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के बारे में थोड़ा सा सीपी राय साहब ने जिस बात को कहा, मैं थोड़ा सा उसमें चेंज जरूर करूंगा कि जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, हालांकि उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल फील्ड है और बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बट आज की जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल्स में एजुकेशन होती है और वहाँ पर हिंदी का वो प्रभाव नहीं है। पिछले 20-25 साल में मैंने जिन बच्चों को देखा है कॉलेज में आते हुए, उनको और उनके घर में भी एक कल्चर ऐसा है कि अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी अगर इंग्लिश बोलती है तो वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। आई थिंक ये माइंडसेट हम सब लोगों को चेंज करने की जरूरत है। आज हर स्कूल के अंदर हमको वेद अगर पढ़ाना शुरू करें और स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र या जो भी अच्छे मंत्र हैं उनका अगर, और वो मैंने अपने बचपन में मेरी माँ ने सुबह सिखाया कि बेटे सुबह आपको उठना है, आपको सूर्य से पहले उठना है, उसके बाद आपको मंत्र लेने हैं, जब सूर्य के दर्शन करेंगे मंत्र पढ़ना है, उसके बाद अर्घ चढ़ाना है, उसके बाद 10 मिनट आपको पूजा करनी है, उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो करना है।
वो एक ऐसा सिस्टम था और वो सिस्टम हमारी फैमिली में चलता चला गया। बट आज की जिन यंग जनरेशन में मैं जिनके घर में जाता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, हजारों पेरेंट्स ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि जिनके वो अपने बच्चों से परेशान है कि यार ये हिंदी नहीं बोलते, इनको इंग्लिश आती है बस। हिंदी के तमाम ऐसे शब्द कि जिनको उनका अर्थ ही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है। तो मेरा आज ये खुशी की बात है कि जब से भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है इसको, उसके बाद ये NEP 2020 में उन्होंने काफी फोकस किया है कि रीजनल लेवल पे हमको लैंग्वेजेस को बढ़ाना चाहिए, हिंदी में कोर्स को शुरू करना चाहिए। आज की डेट में इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको इंजीनियरिंग की हिंदी में बुक्स अवेलेबल हो रही हैं, उसको क्लास में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। BBA की क्लासेस है, MBA की क्लासेस है, जो आज से पहले कभी नहीं होता था। तो एक बड़ा मोड़ लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे कहा कि हम लोग अमृत महोत्सव में हैं, 75 वर्ष पूरे किए हैं, और किसी भी बड़े चेंज को करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जब भारत 100 वर्ष पूरे करेगा तो ये राष्ट्र में हिंदी का बहुत बड़ा बोलबाला होगा। और मैं 10 साल चेन्नई रहा हूँ और मैं खुद देखा वहाँ चेन्नई में नहीं बोलते, बट मैंने अपने मन में सोचा था कि बिकॉज मुझे हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, मुझे तमिल नहीं आती थी। और जैसे ही मैं वहाँ मद्रास में चेन्नई रेलवे स्टेशन से उतरा और ऑटो वाले को पकड़ा, और बाद में पता चला उसको हिंदी आती थी थोड़ी थोड़ी, बट मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पर मैं बिजनेस करने आया हूँ। मैंने 50 लोगों को वहाँ पे हिंदी सिखा दी, उनकी तमिल भी मैंने सीखी, बट मैंने हिंदी भी सिखा दी। बहुत बढ़िया। क्योंकि मन में ये था कि नहीं यार, इट इज अ टू वे थिंग। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन को, पूरन भाई को, उनकी पूरी टीम को अपने अंतर्मन से साधुवाद देता हूं। और इतने अच्छा पैनल, इतने अच्छे पैनलिस्ट, और मुझे लगता है कि आज जिस चीज की शुरुआत हुई है ये लंबे समय तक चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमें आशान्वित, गौरवान्वित होने की आवश्यकता है और सतत यात्रा है, जैसा कि सभी लोगों का मानना है कि सतत यात्रा है, चलती रहेगी।